जिसकी सांझ थी सोना उसका सवेरा शवों का था। फिरंगी आए न थे अभी पर खून का दरिया बहा था। ये दहशत से भरे कविता मुगलों के लिए नहीं थी। फिरंगी तो अभी आए भी नहीं थे। हरियाणवी और पंजाबी लोक गायक ये कविता उस ईरानी आक्रांता के लिए गांव गांव में गाते फिरते थे जिसे हम अक्सर इतिहास के पन्नों में खोज नहीं पाते। कभी तो जिक्र ही नहीं होता तो कभी 4 पंक्तियों में उस आक्रांता की दहशत को समाप्त कर दिया जाता था। इस वीडियो में जानेंगे आखिर कौन था वो ईरानी आक्रांता जिसने भारत में मुगलों के राज को कमजोर किया, दिल्ली को इतिहास का सबसे भयावह दिन दिया और अंग्रेजों के लिए रास्ता साफ किया। आज ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसी स्थिति है। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान की कट्टरपंथी इस्लामी सरकार के पास परमाणु हथियार आए। वो नहीं चाहता कि एक अस्थिर देश परमाणु ताकत बने। इजराइल का डर सही भी है। जो देश चारों ओर से घिरा हुआ है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, वो सक्रिय कार्रवाई करेगा ही। दूसरी ओर ईरान भी लगा हुआ है मिसाइलें दागने में। ऐसे में भारत की आधिकारिक भूमिका क्या होनी चाहिए? भारत का क्या संबंध? देखिए, आधिकारिक भूमिका की बात करूं तो ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, यानी ऑफिशियली हम किसी भी तरफ झुकने से बचेंगे। वहीं अगर मैं हमारी एक्स वॉरियर्स की बात करूं तो आरफा गैंग ईरान के साथ हैं, वहीं देश प्रेमी इजराइल के साथ। आधुनिक युग की बात करूं तो भारत के रिश्ते इजराइल के साथ हमेशा ही दोस्ती के रहे हैं, ईरान के साथ भी ठीक ही रहे। लेकिन इतिहास के पन्नों में भारत और ईरान यानी पर्शिया फारस भारत के लिए खूनी ही रहा है। हिंदी में फारसी, अंग्रेजी में पर्शियन और मॉडर्न डे ईरानियन, ये सभी आगे इंटरचेंजेबल हैं तो एक ही समझा जाए। आज आरफा राणा गैंग आपसे कहेंगे कि ईरान की संस्कृति 7000 वर्ष पुरानी है, लेकिन ऑड्रे तुश्के से इतिहास के पाठ पढ़ने वालों को असली इतिहास तो कौन ही पढ़ा सकता है। चलिए हम एक प्रयास करते हैं। 7000 वर्ष पहले ईरान नहीं था, खासकर इस्लामिक ईरान। 7000 वर्ष पहले फारस था। पारसी मूल के कई आक्रांता भारत आए, जैसे साइरस महान 550 से 530 BCE में गंधार आए थे। डारियस प्रथम, जिन्होंने 522 से 486 BCE में पंजाब और सिंध को फारसी राज्य बना हिंदूस घोषित किया। वहीं 486 से 465 BCE में जर्शेस प्रथम के राज में भारतीय सैनिक यूनान यानी ग्रीस की लड़ाई में फारसियों की ओर से लड़े थे। लेकिन फारसी पर्शिया और इस्लामिक पर्शिया में अंतर कितना है, ये केवल उस ओर से आए आक्रांताओं के हमलों से पता चल जाएगा। जैसे एक आक्रांता तो ऐसा था कि उसने दिल्ली में कुछ ही दिन बिताए और दिल्ली में खून का दरिया बहा दिया। देखा जाए तो 11वीं और 12वीं सदी में गजनबी और घुरीद राजवंशों ने भारत पर कब्जा किया था, जैसे मोहम्मद गोरी और मोहम्मद ऑफ गजनी। ये ईरानी नहीं थे, लेकिन फारसी बोलने वाले तुर्की आक्रांता थे। तो टेक्निकली इनकी मजहबी आतंकवाद को टर्की से जोड़कर देखा जाना चाहिए। वहीं 16वीं सदी में भारत ने मुगलों का राज देखा। 18वीं सदी में मुगल राज का पतन शुरू हो चुका था। औरंगजेब की मौत के बाद अंदरूनी कमजोरियों और बाहरी प्रेशर के चलते मुगल साम्राज्य अधिक समय तक टिक नहीं पाया। कई नई ताकतें जन्मी और अंत में भारत अंग्रेजों के हाथ में चला गया। मुगल आक्रमणकारी थे जिन्होंने मंदिरों को नष्ट किया, सदियों तक भारत को लूटा। इस्लामिक कट्टरपंथी थे, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन मुगलों के पतन में जो बाहरी प्रेशर की बात कर रहे थे, उसमें सबसे अहम भूमिका निभाई थी फारस के शाह नादिर शाह ने। अफसर वंश में जन्मे नादिर शाह को 1736 में ईरान का शाह बनाया गया, जिसके बाद उसने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। इसी समय भारत में मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ रहा था। प्रशासन कमजोर था, प्रांतों में बगावतें चल रही थी और सेनाओं में एकजुटता नहीं थी। इन बगावतों में से ईरानियों और मुगलों के बीच कंधार भी एक था। मुगलों ने अफगान विद्रोहियों को शरण दी थी, जिनसे नादिर शाह का टकराव था।
वहीं भारत की अपार धन दौलत नादिर शाह के लिए एक बड़ा आकर्षण थी। देखिए, ऑफिशियली तो नादिर शाह को ये दिक्कत थी कि मुगलों ने अफगानों को शरण दी थी, लेकिन इतिहास की किताबों में आपको आज तक नादिर शाह के भारत पर हमले के पीछे असली कारण कभी बताया नहीं गया। 18वीं सदी में प्रकाशित थॉमस सैलमन की किताब मॉडर्न हिस्ट्री और द प्रेजेंट स्टेट ऑफ ऑल नेशन में ये साफ लिखा है कि नादिर शाह ने केवल इस्लाम के लिए भारत पर हमला किया था। धन लूटा बाद में, लेकिन पहले उसका मकसद इस्लाम का प्रसार ही था। 1744 में प्रकाशित इस किताब के अनुसार शाह नादिर ने मुगल शासक मोहम्मद शाह को काबुल से पत्र लिखकर ये साफ किया था कि उसका उद्देश्य केवल इस्लाम को आगे बढ़ाना है और कुछ नहीं। नादिर मुगल शासक से इसलिए नाराज था क्योंकि उन्होंने अपने साम्राज्य में डेक्कन के काफिर राजाओं और युवराजों को एक मोमेडियन साम्राज्य में थोड़ी बहुत भी जगह दी और वो काफिरों के इन्फ्लुएंस को खत्म करना चाहता था। जब इस पत्र का कोई जवाब नहीं आया तो शाह नादिर ने एक और पत्र भेजा जिसमें उसने 4 करोड़ रुपयों की मांग की, साथ ही उन 4 भारतीय प्रांतों की भी जो पर्शिया के पड़ोस में थे। अब सवाल ये है कि इस्लाम की इस लड़ाई में जब मुगलों के पास इतना सैन्य बल था, वो फिर भी कैसे हार गए? कैसे नादिर शाह ने भारत को इतना लूटा कि फारस में किसी को 3 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ा? कैसे हिंदू महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाया गया? दिल्ली तक पहुंचने से पहले नादिर शाह ने कई शहरों को ढहाया, कई जगह खून की नदियां बहाई, जिसमें सबसे बड़ी हार रही मुगल नौकरशाही की, यानी ब्यूरोक्रेसी की। कंधार की लड़ाई के बाद नादिर शाह पैसों और टेरिटरी के लिए आतुर था और काफिरों को थोड़ी बहुत जगह देने वाले मुगल से अच्छा टारगेट कौन हो सकता है? एक पंथ दो काज, इस्लाम की जीत और खुद का नाम। हमने पहले जिन 2 पत्रों की बात की थी, उन्हीं पत्रों को लेकर नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के पास दूत भेजे थे, अली मर्दन खां शामलू और मोहम्मद अली खान, लेकिन जवाब हमेशा टालम टोल वाले रहे। जिसके बाद शाह ने मोहम्मद खान तुर्कमान को अपना दूत बनाकर भेजा। एक तरफ जहां नादिर शाह भारत पर हमले की तैयारी कर रहा था, दूसरी ओर मुगल सलाहकार ये तय करने में व्यस्त थे कि इस फारसी विद्रोह को कैसे रोका जाए, विदाउट टेकिंग इट सीरियसली। दूतों की आवाजाही ने नादिर शाह के लिए आखिरी कड़ी बनी उन 2 फारसी दूतों की हत्या जिन्हें मोहम्मद खान तुर्कमान के साथ मोहम्मद शाह के पास भेजा गया था। जिसके बाद नादिर शाह दिल्ली की तरफ कूच करने की शुरुआत की। दिल्ली में जो नादिर शाह ने किया उससे आप में से कुछ जानते होंगे, लेकिन दिल्ली पहुंचने तक जो उसने किया उसकी चर्चा अधिकतर नहीं की जाती। कंधार से दिल्ली तक का सफ़र कुछ इस तरह दर्शाया जा सकता है। इस मैगजीन के लिए हम स्वराज्य मैगजीन को आभार देना चाहेंगे। नादिर शाह दिल्ली के लिए कंधार से निकला। उसका रास्ता कुछ इस तरह से था: कंधार गजनी, गजनी से काबुल, काबुल से जलालाबाद, जलालाबाद से जमरूद, जमरूद से पेशावर, पेशावर से अटक, अटक से वजीराबाद, वजीराबाद से लाहौर और फिर सरहिंद, अंबाला, अजीमाबाद और करनाल। करनाल में उसके मुगलों से लड़ाई हुई, पर मुगल सैन्य बल होने के बावजूद बुरी तरह हारे। उसके बाद नादिर शाह करनाल से दिल्ली पहुंचा। रास्ते में जितने शहर पड़े, जितने कस्बे पड़े, नादिर शाह ने सबको लूटा, सब जगह नरसंहार किया। लेकिन इसके पहले नादिर शाह ने दूतों को अपॉइंट किया था मुगल कोर्ट के लिए, जिसकी हत्या जलालाबाद में मुगलों द्वारा कर दी गई थी। बदले में नादिर शाह ने जलालाबाद को लूटा और अपने कब्जे में कर लिया। मुगल तब नींद से जागे जब नादिर शाह ने काबुल फतेह कर लिया। जिसके बाद पैनिक मोड में आए मुगलों ने काउंसिल ऑफ वॉर बुलाई, जिसमें बुरहान उल मुल्क सादत खान अवध से बुलाए गए। राजपूत युवराजों से मदद मांगी गई, लेकिन कहीं से मिली नहीं। ये तय हुआ कि सेना करनाल जाएगी और वहाँ नादिर शाह के लिए इंतज़ार करेगी। दिलचस्प बात देखिए कि पेशावर और काबुल के सूबेदारों ने मुगलों से मदद मांगी थी नादिर शाह से लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने इस मदद की मांग को
उन सूबेदारों द्वारा सेना पाने की योजना समझकर ठुकरा दिया। दिल्ली नरसंहार पर आने के लिए आगे का बैटल आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बताती हूँ। मुगल सेना एक कॉमेडी सर्कस से कम नहीं थी। 1739 में जब शाह लाहौर जीत आकर आगे करनाल पहुंचा तो शहादत खान अवध से बुलाए गए अपने थके हुए सैनिकों के साथ पहुंची और सम्राट को अपना सम्मान देने गए। इसके बाद जो हुआ वो समान रूप से हास्यपूर्ण और दुखद है। जब खान दूर थे तो उन्हें खबर मिली कि फारसियों ने उनका सामान लूट लिया है। खुद को रोक पाने में असमर्थ वो अपने आदमियों के साथ अपना सामान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इस कार्रवाई के पीछे कोई योजना या रणनीति नहीं थी। फारसी सेना ने पीछे हटने का नाटक किया। सादत खान ने उनका पीछा किया और बेस से सभी संपर्क खो दिए। इस प्रकार 24 फरवरी 1739 को करनाल की लड़ाई लड़ी गई। मुगल सेना को पराजित किया गया। खान घायल हो गए और उन्हें शाह के पास बंदी बना लिया गया। पीस टॉक्स नाम पर 50 लाख रुपयों की इंडेमनिटी शाह को ऑफर की गई, जो इंस्टॉलमेंट में भरी जाती, इस शर्त पर कि नादिर शाह दिल्ली की ओर कूच नहीं करेंगे। लेकिन ईर्ष्या और विश्वासघात से कोई बच सका है? करनाल की लड़ाई में खाने दौरान मीर बख्शी, जो शहादत खान की सहायता के लिए अतिरिक्त घुड़सवार सेना के साथ आया था, मारा गया था। निज़ाम उल मुल्क को मोहम्मद शाह द्वारा मीर बख्शी की उपाधि और पद प्रदान किया गया था। शहादत खान बुरहान उल मुल्क मीर बख्शी के पद की लालसा रखता था। जब उसे ये नहीं मिला तो वो नाराज़ हो गया। बदला लेने के लिए उसने नादिर शाह को ये समझाया कि उसे धोखा दिया गया है, जो बाद में बहुत अधिक भुगतान करने के लिए सहमत हो गया था। इतना ही नहीं, उसने प्रस्ताव दिया कि नादिर शाह, मोहम्मद शाह, निज़ाम और अन्य को हिरासत में लें, दिल्ली की ओर कूच करें और वहाँ से विशाल खजाने पर अपना कब्जा कर लें। 20 मार्च 1739 के दिन नादिर शाह दिल्ली पहुंचा। शुरुआत में शांति थी। नादिर शाह ने कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए और आपसी इज्जत का छलावा दिखाने के लिए करनाल के युद्ध में हारे हुए बादशाह मोहम्मद शाह के बाजू में अपना तख्त लगाया। लेकिन ये तूफान के पहले की शांति थी। दिल्ली में जल्द ही एक अफवाह फैली, जिसके बाद जो हुआ वो भारतीय इतिहास के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक माना जाता है। तख्त पाने के बाद जल्दी ही ये अफवाह उड़ गई कि नादिर शाह का कत्ल कर दिया गया है, जिसके बाद दिल्ली की सड़कों पर, बाजारों में करीब 3000 पर्शियन सैनिक मारे गए। ये सुनते ही गुस्से से पागल नादिर शाह ने सभी को मारने का आदेश दिया। कहते हैं 21 मार्च 1739 को नादिर शाह चांदनी चौक की सुनहरी मस्जिद के ऊपर चढ़ अपनी तलवार खींचकर नादिर शाह ने कत्लेआम का आदेश दिया। पर्शियन सैनिकों ने अपने तानाशाह की ही तरह किसी को नहीं छोड़ा। बड़े बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, पुरुष, कोई नहीं बचा। घरों को आग लगाई गई, मोहल्लों को आग लगाई गई, लकड़ी के घर शवों की चिता बने, मंदिरों को तोड़ा गया। कुछ कहते हैं कि मस्जिदों को भी नहीं छोड़ा पर्शियन सैनिकों ने। महिलाओं के साथ बलात्कार, उन्हें अगवा कर सामूहिक बलात्कार किए गए। कई महिलाओं ने आत्महत्या कर ली। 10,000 हिंदू महिलाओं और बच्चों को स्लेव बना लिया गया। अमीर व्यवसायियों को उनके धन के लिए टॉर्चर कर मारा गया। शहर के कोने कोने में बस मृत्यु थी। उस दिन सड़कों पर शवों का इतना ढेर था कि हाथ गाड़ी न जा सके। मंदिरों, मस्जिदों पर एक ही रंग था, लाल, खून से सना। केवल एक दिन में पर्शियन सैनिकों ने कम से कम 20,000 से 30,000 लोगों का कत्लेआम किया। असली आंकड़ा कोई नहीं जानता। कहते हैं उस दिन दिल्ली में खून की नदियां बही थी। लेकिन इस नरसंहार के बाद, इसके बाद क्या वो कवि नज़ीर अकबराबादी खूब कहते हैं, जो खुद आक्रमण के समय एक बालक थे। कवि कहते हैं, आया था कोई लूट के ले गया सब कुछ, न बाकी रही शान, न आबरू का वजूद। शान का तो छोड़ो, आबरू की बात कर लेते हैं। नादिर शाह ने मुगलों की आबरू तक नहीं छोड़ी।
पिकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन। इसका नाम इसके पिछले हिस्से में बने दो नाचते हुए मोरों की आकृति के कारण पड़ा था। नादिर शाह ने उसे लूटा, कोहिनूर को लूटा, दरियाए नूर डायमंड को लूटा, पता नहीं कितनी सोने की अशरफियां, नगीने, सिल्क आर्ट को लूटकर अपने साथ ले गया। नादिर शाह वैसे कोहिनूर के बारे में जानता नहीं था। उसे बस अपनी लूट लेकर, मुगल बादशाह के ज्वेल्स लेकर पर्शिया के लिए वापस निकलना था। महल में रहते हुए नादिर शाह की नज़र बादशाह के हरम की एक वेश्या पर पड़ी, जो बादशाह की चहेती थी। नूरबाई को बुलबुल की आवाज़, हूर का सराफा कहा जाता था और वो बादशाह की कुशीदा बेगम की आर्च राइवल मानी जाती थी। जब बादशाह ने नूरबाई से निकाह करने से इनकार कर दिया, तब बदले की भावना से उसने नादिर शाह को उस हीरे के बारे में जो मोहम्मद शाह के पगड़ी में छिपा था, उसके बारे में बताया। बड़ी शांति और शातिर तरीके से पगड़ी बदल कर नादिर शाह ने हीरे को अपने कब्जे में लिया। हीरा मिलने की खुशी में नूरबाई के साथ संबंध बनाने के बाद जब उसने हीरे को चिराग की रोशनी में देखा तो उसकी खूबसूरती देख बोला, कोहिनूर, जिसका फारसी में अर्थ था माउंटेन ऑफ लाइट। नादिर शाह का मिशन पूर्ण हुआ, कोहिनूर मिल गया, भारत को लूट लिया, काफिरों को जान से मार दिया। ऐसे में और क्या बचा था? हैरत की बात यह है कि आक्रमण के कुछ ही हफ्तों के भीतर नादिर शाह ने अपने बेटे का निकाह औरंगजेब की पड़पोती के साथ एक ग्रैंड सेरेमनी में करवाई थी। अब क्या बताएं, नादिर शाह के आक्रमण के बाद सिंधु नदी के उस तरफ की जितनी भी मुगल शासित राज्य थे वो सब पर्शियन हो गए। 16 मई 1739 को दिल्ली में 57 दिनों की तबाही के बाद वो शहर छोड़कर चला गया। साथ ही दरियाए नूर हीरा भी ले गया, जो कोहिनूर से भी बड़ा था और 182 कैरेट का था। नादिर शाह के साथ एक और कीमती और प्रसिद्ध रत्न था, जिसे तैमूर रूबी, एन अल हूर और हूरी की आंख कहा जाता था। कहते हैं कि लूट को पूरी तरह से लोड करने के लिए 700 हाथी, 4000 ऊंट और 12000 घोड़े लगे थे। लूट की कीमत उस समय कुछ 700 मिलियन डॉलर्स में होगी, मतलब आज अरबों डॉलर तक होगी। भारत पर यूं ही थोड़ी हर कोई उठकर आक्रमण करता था। पैसा, खैर पागल तो पागल, तानाशाही हरकतों से तंग आकर उसी के सेनापतियों ने 1747 में उसकी हत्या कर दी। ये सब राम कहानी बताने के पीछे कारण एक था, ये बताना कि कैसे एक तुर्क वंश के सिया मुस्लिम जड़ों वाले ईरानी आक्रांता द्वारा किए गए नरसंहार और लूट ने भारत को अंग्रेजों के लिए एक आसान रास्ता बनाया। लेकिन नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य के पतन में कैटलिस्ट का काम किया। नादिर शाह के जाने के बाद मुगलों के तात बात में कुछ नहीं बचा, ना आबरू बची, ना पैसा, जिस कारण उनके नोबल्स और गवर्नर्स ने बादशाह की इज्जत करना बंद कर दिया। मुगल पकड़ कमज़ोर होने से भारत में एक सत्ता शून्यता और राजनीतिक अराजकता पैदा हुई। भारत के कोने कोने में कई ताकतें उभरी, जैसे मराठा, जाट, सिख, अफगान और रोहिल्लास। सत्ता शून्य और राजनीतिक अराजकता के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को भी इतना बड़ा झटका झेलना पड़ा कि दिल्ली और उत्तर भारत आर्थिक तंगी में आ गया। नादिर शाह ने इतनी दौलत लूटी कि मुगल बादशाह अपनी सेना और सैनिकों को पैसे नहीं दे पाए, जिससे भारत में विद्रोह और क्षेत्रीय स्वतंत्रता बढ़ी। नादिर शाह ने मुगलों को ऐसी हालत में छोड़ा जहां से वापस आना मुश्किल था। देखा जाए तो नादिर शाह के एक आक्रमण से पूरा भारत का इतिहास बदल गया। अगर नादिर शाह भारत नहीं आता तो इतिहास का पहिया किस ओर घूमता ये कोई नहीं जानता। शायद केवल क्योस क्रिएट करने के लिए धर्म के आधार पर अधूरा बंटवारा नहीं होता, भुखमरी से इतने लोग नहीं मरते, स्वतंत्रता की लड़ाई होती ज़रूर होती, लेकिन मुगलों से ये जो आज इजराइल ईरान युद्ध के समय ईरान के तानाशाह के साथ खड़े हैं, वो इतिहास पढ़ना क्यों भूल जाते हैं? ईरानियों के साथ हम हमेशा थे, पारसियों को
शरण भारत में ही मिली थी। लेकिन इस्लामिक आक्रांता को भूलकर ईरान के नाम पर हाय तौबा करने से इन्हें हासिल क्या होगा, ये तो यही जाने। खैर, अब कोहिनूर पर आते हैं। हमें ये याद है कि नादिर शाह 1739 में कोहिनूर लूटकर वापस चला गया, लेकिन 1747 में शाह के कत्ल के बाद कोहिनूर शाह के अफगानी अंगरक्षक अहमद शाह अब्दाली ने चुरा लिया था। वही अहमद शाह अब्दाली जिसने बाद में अफगान साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद कोहिनूर सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह के पास आया, जिनसे अंग्रेज़ों ने सरेंडर कर समय मांगा। ऐसे कोहिनूर अंग्रेज़ों का क्राउन ज्वेल बना। टॉम फॉर्ली देखो, पाकिस्तान, अफगान, ब्रिटिश और अब ईरान भी सभी कहते हैं कि कोहिनूर उनका है, चुराया हुआ माल आपका हो गया। माना कोहिनूर इतने देशों में घूमा है जितने में राहुल गांधी सीक्रेट वेकेशंस लेते हैं, लेकिन असली मालिक तो भारत है ना। घूम फिर कर वहीं आना है। घूम कर जाओगे कहाँ, लौट कर आओगे यहाँ। अंत में यह है, भारत और ईरान के इतिहास में ईरान से खून खराबा इतिहास भी जुड़ा है और पारसियों से मिठास भी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब याद था, और अगर हमसे कुछ छूट गया हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए मूल्यवान है। बहुत बहुत धन्यवाद।